नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप रोज एक बाथरूम में जाते हो, अपने रोज का काम करते हो, नहाते हो, धोते हो, सब कुछ करने के बाद फिर बाद में आपको पता चले कि आप जिस फर्श के ऊपर खड़े हो उसी के नीचे किसी की कब्र है। यहाँ आगरा के एक घर में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। पुलिस ढूंढती रही, परिवार रोता रहा और सोसाइटी अफवाह उड़ाती रही। और जब पुलिस ढूंढती रही तो उन्हें पता चला कि वो जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि घर के अंदर ही एक बाथरूम में फर्श के अंदर दफनाया जा चुका है। यहाँ कत्ल के मात्र 45 दिन बाद एक ऐसा एंगल समझ में आया जिससे कि पुलिस की नींदें उड़ गई। और मेरा दावा है आपसे कि आपने ये स्टोरी शायद ही कहीं सुनी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आगरा के उसी इंसिडेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशिर शर्मा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ फॉलो भी कर दो। चलो अब पूरा केस समझते हैं। यूपी में आगरा के अंदर सिकंदरा एरिया में एक फैमिली रहती थी। यहाँ 26 मई 2026 को सिकंदरापुरा के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होता है जहाँ एक आदमी जिसका नाम सुरेंद्र होता है वो अचानक से लापता हो जाता है। मतलब कि ना कोई सुराग, ना कोई फिरौती की रकम, ना कुछ, और वो आदमी अचानक से ही गायब हो गया। पुलिस ने जब इस चीज की छानबीन की तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर वो आदमी जा कहाँ सकता है। ना सुरेंद्र का कोई ठिकाना, ना सुरेंद्र के पीछे कोई चीज, सबूत या कुछ भी। पुलिस को कुछ नहीं मिला। यहाँ दिन, हफ्ते, महीने सब बीत गए। 45 दिन तक पुलिस कंफ्यूज थी कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। यहाँ फैमिली में भी रो के बुरा हाल था कि आखिर वो चला कहाँ गया। और इन सब के बीच में कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था तो उनका टेंशन में आना लाजमी था। बट इंसिडेंट के 45 दिन में एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। बट आखिर वो था क्या? अब इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, अनिल शर्मा, जो कि सुरेंद्र का भाई था। यहाँ पुलिस जब छानबीन करती है तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ अनिल सोचता है कि मुझे अब पुलिस के भरोसे नहीं रहना, अब मैं खुद से ही सब कुछ ढूंढूंगा। और वो पहले छानबीन करना स्टार्ट करता है, जो कि उसके भाई के सबसे करीबी थी। जी हाँ, उसकी भाभी। वो बार बार अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी प्लीज बता दो कि भैया कहाँ पे है। और भाभी का एक ही जवाब होता था कि भैया किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे कुछ नहीं बताया है कि बाहर कहाँ गए हैं। अनिल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन हमेशा पूछता रहता है कि आखिर भैया गए कहाँ। और भाभी का हर समय जवाब एक ही होता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। यहाँ अनिल के लगातार पूछने पे भी सुरेंद्र की वाइफ रूबी वो कोई भी जवाब नहीं देती। वो बस एक ही जवाब देती है कि भैया कहीं भाग गए हैं। बट एक दिन जब सुनील अपनी भाभी से पूछता है तो उस दिन भाभी का जवाब थोड़ा अलग होता है। और जो वो जवाब देती है उससे सुनील पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ जब वो पूछता है कि भाभी आखिर भैया है कहाँ, प्लीज बता दो, तो बदले में भाभी का जवाब आता है कि मैंने तेरे भैया को मार दिया है और वो हमारे घर के उसी बाथरूम में दफन है और मैंने उस पर प्लास्टर भी कर दिया है। यहाँ जब सुनील को ये खबर पता चलता है तो पहले तो वो विश्वास नहीं करता, पर अंत में धीरे धीरे करके वो विश्वास करने लगता है। और इसी बीच सुनील के आसपास एक बहुत ही दिल दहला देने वाला इन्वायरमेंट आ जाता है। यहाँ जब सुनील को पता चलता है कि उसके भैया के जो शव हैं वो उसी के घर के बाथरूम के अंदर दफन है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो एक पल भी देरी नहीं करता और वो पुलिस को बता देता है। इस बार पुलिस की एंट्री बाहर के लोगों से पूछताछ के लिए नहीं था। इस बार जो पुलिस की एंट्री होती है वो उसी के घर में बाथरूम की तलाशी के लिए आते हैं। यहाँ पुलिस अपने औजारों से उस जगह को खोद रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उन्हें बाथरूम से काफी ज्यादा ही बदबू आने लगता है, जैसे लगता है कि किसी के मांस सड़ चुका है। यहाँ वो और ज्यादा ही खोद रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें हड्डियों का कंकाल दिखता है। यहाँ ये हड्डी का कंकाल किसी और का नहीं, सुरेंद्र का था। और जब ये खबर आसपास के लोगों को पहुंचता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि अब तक वह जिसके घर से आसपास गुजर रहे थे, जिसके घर में जा रहे थे, एक्चुअली में लाश या कहे तो शव उसी के घर के अंदर ही था। यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, यहाँ सब कुछ पूछताछ भी हुआ और यहाँ पे शव भी बरामद हो चुका है। पर अभी भी एक मुख्य सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे का एक्चुअली रीजन क्या था। यहाँ इस खबर को सुन के जब मीडिया वहाँ आती है तो मीडिया आसपास के लोगों से पूछती है कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या था। तभी आसपास के लोगों में से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है गौरव दीक्षित। यहाँ गौरव कहता है कि मैं हर समय देखता था सुरेंद्र को। सुरेंद्र हमेशा दारू पी के आता था, वो घर में जाता था और लड़ाई होती थी। यहाँ सुरेंद्र और रूबी का झगड़ा और मारपीट होना हमेशा के लिए आम बात था। रोज दर्द भरी चीखें आती थी और हमेशा झगड़े वाला माहौल होता था। और शायद यही वो रीजन है कि रूबी ने सुरेंद्र को मार दिया और उसका शव उस बाथरूम के अंदर दफना दिया।
यहाँ गौरव के इस बयान पे या कहे तो आसपास के लोगों के इस बयान पे पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि उनका बयान अलग था। एक्चुअल बयान के मुताबिक यहाँ पुलिस ने कहा कि अब इस केस पे वो खुद ही पूछताछ करेंगे रूबी और उनके परिवार से कि क्या ऐसा कुछ होता था या नहीं, और आखिर उसके घर में शव मिलने का एक्चुअल रीज़न क्या था। यहाँ जब इस केस पे मीडिया फूट पड़ी तभी एसीपी हरि परवर्त इस केस में सामने आए। यहाँ उन्होंने कहा कि सुरेंद्र और रूबी के केस का खुलासा इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक पहलू के मुताबिक इस केस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले रूबी और उनके परिवार से पूछना होगा कि आखिर इंसिडेंट क्या था। हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि रूबी पूरी तरह से सच उगल पाए। हमें हर एक मौका प्रस्तुत एक्शन करने पड़ेंगे ताकि रूबी इस सच को उगाल पाए, और जब रूबी अपनी बात बता देगी तभी हम इस केस के एक निर्णायक पहलू पे पहुंच पाएंगे और जज साहब उसी के अकॉर्डिंग उन दोषियों को सजा दे पाएगी। यहाँ जब एसीपी का ये बयान आया तो मीडिया समझ चुकी थी कि अच्छा अब इस प्रोसेस पे इस तरह से कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र और रूबी की नहीं है, ये कहानी आपके हम सबके एरिया के आसपास के माहौल की है। अगर आप अपने आसपास के माहौल में ऐसे फैमिली को देखते हो जिसका पति या तो दारू पी के आता है या फिर उनके घर में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस घर को रोज़ की तरह अनदेखा ना करें, उस पर ध्यान भी दें, क्योंकि आपका भी एक छोटा सा एक्शन सामने वाली की फैमिली पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो अगर आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।